नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, मैं एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार, लाइफ कोच और कैरियर काउंसलर हूं। आज का हमारा वीडियो स्पेशली जो इससे पहले का जो वीडियो था उसका नेक्स्ट पार्ट है। और जो इससे पहला पार्ट था वो प्रेम पर आधारित था, लव पर आधारित था। लव एंड साइकोलॉजी में क्या रिलेशन है, या क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, क्या साइकोलॉजिकली चेंजेज आते हैं जब ये जो इमोशंस डेवलप होते हैं किसी की बॉडी में, तो उस पे था। अब इस चीज़ को मैंने जो कि प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं इसको और डिटेल में थोड़ा और बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आज मैं इसको, चूंकि मनोविज्ञान का उद्भव जो है या उत्पत्ति जो है वो दर्शन शास्त्र से हुई है, फिलोसफी से हुई है, तो इसमें फिलोसफिकली कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जिससे मैं उम्मीद भी करूंगा कि आपकी ये बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के जरिए शायद क्लियर हो जाए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, और उम्मीद करूँगा कि मेरा ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो प्रेम एक्चुअल में है क्या, ये आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि प्रेम को बहुत जल्दी से हम बता दें तो बड़ा एक नीतिगत फैसला नहीं होगा, या दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं होगा। ये अपने आप में बेहद जटिल कार्य है कि हम प्रेम को पूरी तरह समझा पाएं या बता पाएं। ये एक तरह से जीवन का आधार है। लोग बनावटी बना बहुत सारा दिखाते हैं, लेकिन ये प्रेम जो है, ये लव जो है, इश्क जो है, ये दो चीजें, हम प्रेम की बात कर रहे हैं, हम प्रेम की बात कर रहे हैं। प्रेम ये किसी के बीच भी हो सकता है, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन, माता पिता और संतान। और यहाँ तक कि अगर हम प्रेम को डिफाइन करें तो हमारे घर में जो हम पशु रखते हैं या पालते हैं, उनके प्रति भी प्रेम को हम महसूस कर सकते हैं। जब हम किसी पशु के हाथ पर के सिर पर हाथ सहलाते हैं या रखते हैं तो वो अपने आँखों के द्वारा, अपने और अंगों के द्वारा अपने प्रेम का प्रदर्शन कर देता है। तो प्रेम को समझना बेहद जटिल है। और एक बेहद ज़रूरी बात, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एक जो महिला है जो प्रसव पीड़ा से जूझ रही है, वो भी ये जो प्रसव पीड़ा है, अगर इसको हम साइंटिफिकली देखें तो ये जो पीड़ा है ये बहुत ज़बरदस्त पीड़ा होती है। लेकिन वो पीड़ा इसलिए सहन करती है क्योंकि वो जो उसकी जो संतान है उसके प्रति उसका प्रेम होता है, उसका एक लगाव, अटैचमेंट हो जाता है इंटरनली। तो वो पीड़ा उसके लिए जो असहनीय है वो उसको सहन करती है। अगर मैं इसको फिलोसफिकली आपको बताना चाहूँ तो प्रेम की 3 कंडीशंस बताई गई है, जिसमें पहला जो प्रेम है वो है आकर्षण। फिलोसफिकली, या ये मानिए कि हम प्रेम के भीतर उतरें या प्रेम को डिटेल में समझें तो वैसे तो प्रेम अगर दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग समझे तो बहुत अथाह समुद्र है, बहुत वेरिएशंस हैं, बहुत चीज़ें हैं। प्रेम को समझना बड़ा टेढ़ा काम है। लेकिन हम इसको डिटेल में समझें तो प्रेम की 3 कंडीशंस बताए हैं या 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला प्रकार है आकर्षण वाला प्रेम। तो ये आकर्षण जनित जो प्रेम होता है दोस्तों, ये व्यक्ति को देखते ही तुरंत होता है। और आकर्षण का जो प्रेम होता है ये कुछ समय के लिए होता है, बहुत अति अल्प समय के लिए होता है। क्योंकि आकर्षण जहां होता है, आप ये देखते हैं कि आकर्षण एक व्यक्ति में थोड़ा होता है, फिर दूसरे में थोड़ा और ज्यादा हो सकता है, और वो तीसरे में और ज्यादा हो सकता है। तो ये क्वांटिटी बदलती रहती है, और जहां जहां क्वांटिटी बदलती है, व्यक्ति का उस आकर्षण के प्रति मन का जो मोह है वो बदलता जाता है। और अगर वो उसको अवेलेबिलिटी होती रहे उसकी, तो वो वहां अपने प्रेम को बदलता रहता है। तो ये स्थायित्व वाला प्रेम नहीं है, क्योंकि यहां व्यक्ति केवल आकर्षण के फलस्वरूप प्रेम कर रहा है। अगर हम ये देखें कि अगर वो अवेलेबिलिटी रुक जाए, किसी व्यक्ति में आकर्षण के फलस्वरूप रुक जाती है या किसी भी वजह से, तो वहां फिर प्रेम के नए आयाम बदलते हैं, नए स्वरूप बदलते हैं, या कुछ नए चीजें क्रिएट होती है उसमें। तो ये प्रेम का पहला प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार जो है वो सुख सुविधा से युक्त वाला प्रेम कहलाता है। ये सुख सुविधा वाला प्रेम जनरली पाया जाता है। ये सुख सुविधा वाला प्रेम पति पत्नी के बीच पाया जाता है, जहाँ पति पर डिपेंडेंट पति, आजकल के तो खैर महिलाएं भी कामकाजी हैं, सब कुछ है और डिपेंडेंसी वाली कंडीशन नहीं रही है, लेकिन फिर भी पति के साथ जुड़ने में बहुत सी चीज़ें उनको सहूलियत भरी रहती हैं। और
एक तरह से देखा जाए तो ये एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई लगाव होता है जो सुख सुविधा से जुड़ा होता है। दूसरा जो है माता पिता के प्रति वृद्धावस्था में जो पुत्र जो या संतान जो प्रेम दिखाते हैं वो उनका सुख सुविधा वाला प्रेम होता है, क्योंकि उसमें भी ये देखा जाता है कि माता पिता ने हमें क्या दिया था और हम उनको क्या जो है वापस रिवर्ट कर रहे हैं। तो ये सुख सुविधा वाला प्रेम है जहाँ पर पति पत्नी भाई बहन यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के प्रति ये देखते हैं कि मुझे सामने से क्या मिल रहा है और मुझे क्या देना चाहिए। तो ये एक तरह का इसमें जोश होता है, जुनून भी हो सकता है और उत्साह बना रहता है। लेकिन दोस्तों इसमें ये जब सबसे जरूरी बात मैं बताने जा रहा हूं कि इसमें फिर भी परमानंद नहीं मिलता, परम सुख नहीं मिलता। मस्तिष्क को जो बैलेंस कंडीशन आनी चाहिए वो फिर भी नहीं मिलती, ये आपने देखा होगा। तो ये हो गया सुख सुविधा वाला जो प्रेम। थर्ड टाइप का जो लव है या प्रेम है उसको हम कहते हैं दिव्य प्रेम या रियल लव। तो दोस्तों ये जो रियल लव जो होता है यहां पर न जोश होता है, न जुनून होता है, न उत्साह होता है। यहां पर दो व्यक्ति जो आपस में प्रेमिका भी हो सकते हैं और ये कोई और भी हो सकते हैं, और भी रिलेशनशिप किसी भी तरह की हो सकती है। यहां पर दोनों में आत्मगत और रुचिकर इतना अधिक जो है उनका जो कॉम्बिनेशन हो जाता है इच्छाओं का, भावनाओं का, विचारों का, कि एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते हैं। यहाँ न कोई शारीरिक आकर्षण होता है, न सुख सुविधा वाली बात होती है, न किसी तरह का जोश होता है, न जुनून होता है, न कोई उत्साह होता है। यहाँ केवल कमी खलती है और यहाँ लोगों को लगता है कि मैं अपूर्ण हूँ उस व्यक्तित्व के बिना। मुझे हमेशा जो है उसकी जरूरत होगी तो ही मैं पूर्णता के रूप में होऊंगा, या वो उसको एक सही दिशा और सच्चे मार्ग पर ले जाने वाला व्यक्तित्व होता है। ये दिव्य प्रेम कहलाता है या रियल लव कहलाता है। यहाँ तक कि जब अगर किसी प्रेमी और प्रेमिका में अगर रिलेशनशिप लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं दिव्य प्रेम में, और मान लीजिए कि उनकी संबंध दूसरी जगह हो जाते हैं, विवाह वगैरह, तो उसकी जो टीस रहती है, जो कमी रहती है, वो मृत्यु तक रहती है। तो ये एक प्रकार का दिव्य प्रेम है। जब जब उनकी बात चलेगी तब तब उनको अलग तरह का केमिकल रिलीज माइंड करेगा जहां पर उनको सुख का आभास होगा, और वो जो है एक अलग तरह का प्रेम होगा। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात दिव्य प्रेम की या रियल लव की ये है कि यहाँ पर व्यक्ति जो दुनिया के तमाम सुख हैं, सुविधाएं हैं, वो भी उसको रियल लव के आगे गौण नजर आएंगे। ये दिव्य प्रेम की या रियल लव की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो गौण नजर आते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो। उसको लगता है कि नहीं, सामने जिससे मैं प्रेम करता हूँ वहाँ मुझे सुख मिलता है, वहाँ मेरे माइंड को बहुत अच्छा फीलिंग आती है, बहुत एक अलग तरह की फीलिंग आती है कि वो उसका घंटों इंतजार कर सकता है, वो अकेले में उसके बारे में सोच सकता है, वो उसके बारे में बहुत कुछ ऐसी क्रिएटिविटी ला सकता है कि जो आम से उसको खास बना सकती है। तो सच्चा प्रेम आज के समय में थोड़ा सा एक लंबे प्रोसेस में जाने वाली प्रक्रिया है जो मिलना बड़ा असंभव सा है। जहां तक हम इसकी साइकोलॉजिकली इसको डिफाइन या डिटेल की बात करें तो दुनिया में लव जो है, प्रेम जो है, ये हर पल हर मिनट कहीं ना कहीं हो रहा है। और जहां व्यक्ति प्रेम में आकर्षित होता है तो वो अपनी प्रतिक्रियाएं बढ़ा देता है, रेस्पॉन्सेस बढ़ा देता है। अब अगर समझिए वो रेस्पॉन्स बढ़ा रहा है, प्रतिक्रियाएं बढ़ा रहा है, रिएक्शन बढ़ा रहा है, और सामने से उसको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है किसी भी तरह का, तो यहां उसको फ्रस्ट्रेशन प्रारंभ होता है। और ये फ्रस्ट्रेशन उसको जो है फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन कहलाता है। यहां पर व्यक्ति का जीवन बहुत सारी मानसिक समस्याओं से घिर सकता है। यहाँ पर वो चिंता भी में आ सकता है, या टेंशन में आ सकता है, या डिप्रेशन में आ सकता है, यहाँ तक कि उसके हार्ट में कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी होता है कि व्यक्ति को अपने आप को जज कर लेना चाहिए
कि मुझे वास्तव में क्या कंडीशन से मैं गुजर रहा हूं और मुझे क्या डिसीजन लेना है। जब सामने वाला सही व्यक्ति सही प्रत्युत्तर दे देता है तब तक तो बड़ा ठीक रहता है। अगर वो नहीं दे पाता किसी भी वजह से, जो उसकी पर्सनल भी हो सकती है, जो उसकी सोशल भी हो सकती है, वहां हमें समझना भी चाहिए और उसको समझने के बाद हमें सही डिसीजन लेना चाहिए। जहां तक साइको कहती है या मनोविज्ञान कहता है, तो जब फिजिकली जो है अट्रैक्शन खत्म हो जाता है या जहां वासना खत्म हो जाती है, जहां आकर्षण खत्म हो जाता है, वहां पर रियल लव प्रारंभ होता है। ये हमारा मनोविज्ञान कहता है। तो ये चीजें जब खत्म हो जाती है तो रियल लव वहां प्रारंभ होता है। तो क्योंकि वहां तक आते आते दो लोग चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, दोस्त हो, कोई भी हो, वो अपने आप के लिए ही नहीं एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जान जाते हैं, बहुत अच्छे तरह हर एक पहलू को समझ लेते हैं और वहां उनकी चेतना काम करती है, कॉन्शियस काम करने लगता है और वो विदाउट कॉन्शियस काम नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, समर्पित रहते हैं और फिर वो जो डिसीजन लेते हैं वो उनका रियल लव होता है, जो चाहे वो डांटे, आपस में झगड़े, पर वो यथावत बना रहता है। प्रेम होने के लिए मानसिक रूप से जो मनोवैज्ञानिक जो चीज़ें हैं वो ये है कि वैचारिक समानता होनी चाहिए, उनमें जो है एक तरह के लगभग शौक होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि लोग कहते हैं कि नहीं यार दो अलग अलग नेचर के लोगों में प्रेम होता, नहीं। जहाँ तक मनोविज्ञान का मानना है, प्रेम होने के लिए दोनों में वैचारिक समानता होनी चाहिए, दोनों के बीच के शौक जो है जितने भी प्रकार की उनकी पसंद नापसंद है वो लगभग कॉमन, कुछ हद तक कॉमन होनी चाहिए और एक जैसा जब होगा ये सब तो उनका जो प्रेम है या लव जो है वो गहरा होता चला जाएगा और रियल लव की तरफ आगे चला जाएगा। तो जहां हम अगर कॉलेज लव लाइफ की बात करें तो यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं जनरली अट्रैक्शन पर पहला पॉइंट उनका अट्रैक्शन से ही होता है वैसे तो प्रेम का, और वहाँ अट्रैक्शन पे ये देखते हैं कि ये सामने वाला पर्सन जो है कितना अट्रैक्टिव है, कितना इंट्रोवर्ट है, कितना एक्सट्रोवर्ट है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। तो वहाँ पर वो उनका रियल लव होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये स्टेप वहाँ उनके लिए उनको जज करने की जरूरत है कि वो कितनी देर तक उसको और कितने पॉजिटिवली उसको ले पाएंगे और उसको कितना अच्छे ढंग से उसको निभा पाएंगे। यहाँ उनको अपने मानसिक जो है स्टेबिलिटी को बैलेंस में रखना होगा ताकि वो उसको प्रॉपर देख सके, अच्छा है बुरा का डिसीजन ले सके। तो दोस्तों आज अगर हम ये कहें कि प्रेम के लिए अट्रैक्शन होना भी, अट्रैक्टिव होना जरूरी है, ये होना जरूरी है, वो होना जरूरी है, लेकिन इससे अलग हटकर भी एक चीज जो और साइकोलॉजिकली है वो ये है कि प्रेम के लिए अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी नहीं है। प्रेम के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप में कितने कॉन्फिडेंट हैं, सामने वाले के लिए कितने पॉजिटिविटी ला सकते हैं, कितना उसको अच्छा फील करा सकते हैं, उसकी फीलिंग्स को कितना कन्वर्ट करा सकते हैं अच्छाई में, तो कितना उसको उसके इमोशंस को क्या इमेज दे सकते हैं, क्या नया फ्लेवर दे सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा मायने रखता है और यही एक आखिरी पॉइंट है जो मैं आपको कहूँगा। जहाँ पर व्यक्ति को पॉजिटिविटी महसूस होने लगती है सामने वाले की वजह से, वहाँ पर वहाँ अट्रैक्शन सेकेंडरी मैटर हो जाता है, वहाँ उसकी पर्सनैलिटी निकल के आती है और पर्सनैलिटी में बिहेवियर आता है, उसकी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को क्रिएट करते हैं। तो ये दोस्तों मेरा वीडियो आज का यहीं तक था। वीडियो के अंत में मैं 2 लाइनें आपको मेरी कविता की जो है वो जरूर कहूँगा और उम्मीद करूँगा शायद आपको पसंद आए। जो तुम पतंग हो जाओ तो मैं डोर हो जाऊं, जो तुम पतंग हो जाओ तो मैं डोर हो जाऊं, जो छू लो आसमां को मेरे मन के आसमां को तुम, जो छू लो मेरे मन के आसमां को तुम, तो मैं आत्म विभोर हो जाऊं, तो मैं आत्म विभोर हो जाऊं। तो दोस्तों इस तरह आप किसी के मन को छू लेते हैं तो आपका मन जो है बड़ा आत्म विभोर हो जाता है और आप प्रेम की रियल लव की कंडीशंस तक चले जाते हैं। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और ये इस टॉपिक का यही आखिरी वीडियो है। बाकी मैं साइकोलॉजिकल वीडियो जो है आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।